देखो वर्क वर्क भी मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है। देखो अब इस प्रेशर को चेंज करने की वजह से, जब मैं ये प्रेशर को चेंज कर रही हूँ, है ना, मतलब यहाँ पे इस क्या कहते हैं, ड्यू टू प्रेशर, जब इस पे मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगी तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, गैस का जो इसके अंदर भरी हुई है। उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो होगा उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम कम होना मतलब पहले पिस्टल यहाँ था, यहाँ पे था, पहले गैस देखो इसमें सारे में भरी हुई है, जब पिस्टल यहाँ से अपनी नीचे वाली पोजीशन पे आएगा तो गैस इतने इतने हिस्से में आ जाएगी। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे राजे, कंप्रेशन बोल रहे थे ना। तो ये देखो, अब जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो हमारे वॉल्यूम में भी चेंज आता है, इसी को तो मैं वर्क बोल रही हूँ। जब मैं किसी इस पे पिस्टल लगे सिलेंडर पे प्रेशर इसका चेंज कर रही हूँ, चाहे मैं बाहर से प्रेशर बढ़ाऊं चाहे मैं अंदर से बढ़ाऊं, अगर मैं प्रेशर किसी भी तरीके से उसको चेंज कर रही हूँ तो दैट मीन्स मैं उसका वॉल्यूम चेंज कर रही हूँ। और वॉल्यूम चेंज करने का मतलब मैं उस पर क्या कर रही हूँ, कुछ ना कुछ वर्क कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये भी मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर तो पी एक्सटर्नल मतलब ऊपर से प्रेशर में ज्यादा लगा रही हूँ तो ये पिस्टल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब पिस्टल क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, जब पी एक्सटर्नल किससे ज्यादा होगा, प्रेशर ऑफ गैस से। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, गैस प्रेशर लगा रही है, यहाँ पे मेरी गैस भरी हुई है, गैस प्रेशर लगा रही है, तो पिस्टल पहले इस पोजीशन पे था, अब इस पोजीशन पे आएगा, है ना। तो क्या हो गया, अगर प्रेशर गैस लगाएगी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले गैस इतने इतने हिस्से में थी, अब गैस यहां तक आ जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मींस गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो जब पी ऑफ गैस ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन। समझ में आई ये चीज। हाँ जी मैम। टेक अ स्क्रीनशॉट। एक मिनट, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, ये बहुत जरूरी है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क। अब वर्क के लिए हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन करना है, अब इसको समझो। मैं विजिबल है दोनों, मतलब जो पेजेस हैं दोनों पेजेस विजिबल है ना। यस मैम। ओके, अब देखो, जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से समझना। मेरा एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डॉट डीवी। ये एक्सप्रेशन है, मैं इसका प्रूफ भी दूंगी अभी कि ये कैसे आया है। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इसका लिमिट है V1 से V2। ठीक है, देखो अब इसको, इसकी डेरिवेशन देखो छोटी सी। देखो मैंने ये लाइन क्या लिखी है कि वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपेंड्स। वर्क मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, जब मैं प्रेशर लगा रही हूं, अगर मैं बाहर से प्रेशर लगा रही हूं तो क्या होगा, कंट्रैक्शन। अगर गैस प्रेशर लगा रही है तो क्या होगा, एक्सपेंशन। मतलब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, चाहे वर्क हम कर रहे हैं चाहे वर्क सिस्टम कर रहा है। तो चाहे वर्क सिस्टम पर हो रहा है चाहे वर्क सिस्टम से हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यही बोला है, ये लाइन का यही मतलब है कि वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से गैस या तो एक्सपेंड करे या क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, उस केस में क्या होगा, हमारा वर्क होगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले इस डायग्राम को समझो जो मैंने बनाया हुआ है। मैं दो केस लूंगी, एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, देखो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। पहला केस मैं ले रही हूं एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का मतलब कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल।
कब होगी गैस एक्सपेंड? जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा या इंटरनल? बोलो बोलो। एक्सपेंड कब करेगी गैस? जब गैस प्रेशर लगाएगी या उसको एक्सटर्नली प्रेशर मिलेगा? एक्सटर्नल प्रेशर मिलेगा जब मैम। एक्सटर्नल या इंटरनल? मैम इंटरनल इंटरनल। वेरी गुड गुरलीन। जब गैस प्रेशर लगा रही है तो ये पिस्टल यहां से यहां पे आ रहा है, तो गैस एक्सपेंड करी है ना। तो इंटरनल प्रेशर जब ज्यादा होगा, मतलब पी एक्सटर्नल जब कम होगा, हम ये कह सकते हैं, या पी इंटरनल जब ज्यादा होगा, तो गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। ठीक है। जब गैस प्रेशर लगाएगी तो पहले मान लो पिस्टल इस पोजीशन पे था, 1 पोजीशन पे, अब पिस्टल किस पोजीशन पे चला गया? 2 पोजीशन पे, तो गैस एक्सपेंड कर गई। तो ये जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने मान लिया dx है। ठीक है, कि गैस सॉरी जो पिस्टल है वो dx पोजीशन से चेंज हुआ है। पहले वो पोजीशन 1 पे था, आफ्टर इंटरनल प्रेशर जो वो गैस जो थी एक्सपेंड कर गई और पिस्टल सेकंड पोजीशन पे आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं मैम। ठीक है। अब देखो, अगर dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पिस्टल पहले फर्स्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, बढ़ेगा ना वॉल्यूम। वो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? एरिया इंटू जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, यही होता है ना। वॉल्यूम कितना बढ़ गया? पहले जितना एरिया था और जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो डीवी क्या होगा? ए डी एक्स। ये स्टेप समझ में आया? नहीं मैम। देखो, पी इंटरनल ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है डीवी। ठीक है, तो कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, कैसे पता लगाओगे? किसके बराबर होगा? मतलब वो जितना एरिया हो गया वॉल्यूम का, और पिस्टल कितना डिस्प्लेस हुआ, ऐसे ही लगाओगे चेंज का पता। एक मिनट, इस चीज को समझोगे नहीं? ये देखो ना, ये मेरे पास पहले पिस्टल यहां था, अब मेरा पिस्टल यहां आ गया, तो ये एरिया में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ। तो वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? ए इंटू डी एक्स। जितना पिस्टल डिस्प्लेस हुआ है और जितना एरिया आया, बढ़ गया जितना एरिया, उसी के तो बराबर होगा। समझे कि नहीं इस चीज को? हाँ जी मैम। अब देखो, आगे वाला स्टेप देखो। मैंने लिखा dv इज इक्वल टू ए डी एक्स। ठीक है, dv इज इक्वल टू ए डी एक्स, ये मैंने लिखा है। अब देखो, प्रेशर क्या होता है? क्या होता है प्रेशर? फिजिक्स में पढ़ते हो तुम, प्रेशर क्या होता है? रोजी एच। प्रेशर नॉर्मली क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। यहां से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होगा फिर? प्रेशर इंटू एरिया, यही होगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में पढ़ते हो। नहीं प्रेशर क्या नहीं नहीं। होता है? नहीं मैम नहीं। फोर्स अपॉन एरिया। यहां से फोर्स क्या निकला मेरा? प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो अब ये फोर्स कौन सा है? कौन सा फोर्स है ये? यहाँ पे कौन से फोर्स की बात करूंगी मैं? देखो, अगर गैस नीचे से प्रेशर लगा रही है, तो इसके अगेंस्ट कौन सा फोर्स लगेगा? ऊपर से फोर्स लगेगा। हाँ जी। अगर गैस नीचे से फोर्स लगाएगी तो इसके अगेंस्ट फोर्स कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये चीज समझ रहे हो? यस मैम। है ना। तो फोर्स एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकती हूँ? फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू एरिया, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब तुम्हें पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क हमारा। तो
वर्क क्या हुआ, फोर्स, फोर्स मतलब एफ एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ था, dx, ये स्टेप समझ में आया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था जब मैंने वो डब्बा बनाया था, सिलेंडर लिया था, कि पहले यहाँ पे था पिस्टल, फिर यहाँ पे चला गया, तो ये जो चेंज आया वो आया dx का, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है। समझ में आया ये स्टेप के नहीं, मैंने कैसे किया, जल्दी बोलो। आया मैम। यस मैम। अब इस फोर्स एक्सटर्नल में वैल्यू पुट करो, किसकी, ये वाली, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा डब्ल्यू को मैं लिख सकती हूँ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू dx। यहाँ पे इस फोर्स की मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बस और कुछ नहीं किया। एक्सटर्नल फोर्स को मैंने लिख दिया एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया। कोई दिक्कत? नहीं मैम। ठीक है। और अब क्या करो अगले स्टेप में, एडीएक्स, एडीएक्स क्या था मेरे पास, ऊपर देखो, dv इज इक्वल टू एडीएक्स, यही था, dv इज इक्वल टू यस एडीएक्स। तो मैम, जी एडीएक्स की जगह मैं dv भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं? हाँ जी। यहां पे मैं लिख देती हूँ एज dv इज इक्वल टू एडीएक्स, इसलिए मैंने dv एडीएक्स की जगह लिख दिया dv। कोई दिक्कत? नहीं मैम। अब तो देखो ये तो था लिटिल चेंज, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मैं क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका होगा, P एक्सटर्नल dv, और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कर रही हूं तो कुछ ना कुछ लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, वो क्या होंगी, v1 से v2। हेयर V2। v1 क्या है मेरा, इनिशियल वॉल्यूम, और v2 मेरा क्या है, फाइनल वॉल्यूम। जब फाइनल पिस्टल, वॉल्यूम। हाँ, जब पिस्टल मेरा यहां था तो वॉल्यूम कितना था, और बाद में पिस्टल मेरा यहां आ गया तो वॉल्यूम कितना हुआ, तो वो है v1 और v2। देखो डेरिवेशन हो गई है, निकल गया ना मेरा, यही तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था कि W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dv v1 से v2। है किसी को कोई दिक्कत डेरिवेशन में? एक बार डेरिवेशन फटाफट से देखो। पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने लिखा है कि जो dv होता है, पहले ये ध्यान रखना यहाँ पे केस है जब P एक्सटर्नल कम होगा P इंटरनल से, ठीक है, गैस ज्यादा प्रेशर लगा रही है तो क्या होगा उस केस में, एक्सपेंशन होगा। और तुम्हें मैंने बताया था, अच्छा कोई मेरे को बताएगा कि ये नेगेटिव का साइन क्यों आया यहाँ पे, हम पी जिसने एक्सटर्नल कम है इसलिए। नहीं, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे क्यों आया, कोई बताएगा मुझे? साइन कन्वेंशन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वर्क किस केस में नेगेटिव होगा, कौन बताएगा, वर्क किस केस में नेगेटिव था? हमने साइन कन्वेंशन में हीट और वर्क पढ़ा था कि हीट और वर्क किस केस में नेगेटिव होते हैं और किस केस में पॉजिटिव, कौन बताएगा? तनिष्का। मैम जब पी गैस ज्यादा होगी पी एक्सटर्नल से। हाँ, जब प्रेशर अंदर वाला ज्यादा हो रहा है बाहर से, तो गैस प्रेशर लगा रही है, मतलब जिस केस में एक्सपेंशन होगा, या इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जब सिस्टम काम करेगा, वर्क होगा बाय द सिस्टम, तो उस केस में हीट और वर्क दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। और हम जब सिस्टम पे काम करेंगे, ऑन द सिस्टम काम होगा, तो हीट और वर्क क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी है बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने इस डेरिवेशन में यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि मैं पी इंटरनल जो है वो ज्यादा लेके चल रही हूँ, गैस एक्सपेंड हो रही है, काम कौन कर रहा है, गैस कर रही है, और जब गैस काम करेगी मतलब सिस्टम काम करेगा, तो उस केस में हमेशा वर्क और हीट क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, डेरिवेशन को दोबारा से देखो, मेरे पास एक सिलेंडर लिया था मैंने, सिलेंडर में मैंने जब इंटरनल फोर्स लगाया, पी इंटरनल, गैस का प्रेशर ज्यादा था, तो जो पिस्टल था उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, मान लो वो पोजीशन चेंज हुई dx से, तो dv क्या होगा, a dx, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स यहां से आएगा प्रेशर इनटू एरिया, और ये फोर्स है कौन सा, इस
जो इंटरनल प्रेशर है उसको कौन सा अपोज कर रहा है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको मैं लिख सकती हूँ P एक्सटर्नल इंटू एरिया। बात हमने किसकी करनी है, वर्क की, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से फोर्स की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी, ठीक है। फोर्स यहाँ पे कौन सा है, F एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। देन मैंने फोर्स एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दी P एक्सटर्नल इंटू एरिया, फिर उसके बाद एरिया इंटू dx को मैंने लिख दिया dv, और उसके बाद मैंने लास्ट में इसका कर दिया इंटीग्रेशन। अब देखो इसको, एक मिनट देखो इसको एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, एक मिनट। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेशली, ये देखो कि W कंप्रेशन के कंप्रेशन होगा, मतलब कौन काम कर रहा है, जब काम होगा ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम तो नेगेटिव। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया। हाँ जी मैम। Yes. देखो उसके बाद ये मैंने लगा, ये निकाल लिया अपन ने W का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो, देख लो एक बार इसको अच्छे से, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लो बेटा। आ गया मैम। तनिष्का, सिमोन, Yes, ma'am. अब देखो हमने वर्क निकाल लिया, ठीक है। अब हमने वर्क किस किस के केस में, देखो वर्क हमने निकालना है, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला वर्क का। अगर हमें दिया हो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो उस केस में क्या होगा वर्क, वैसे देखो अगर तुम्हें जनरल फॉर्मूला याद है तो यू कैन फाइंड आउट इजिली फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बट मैं इसको बताना चाहूंगी फिर से। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, देखो पहले मेरे पास प्रोसेस है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा गुरलीन, जब हम वो ईट वाला केस, जब मैंने ऊपर से ब्रिक रखी, मतलब जब एक्सटर्नल प्रेशर मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ब्रिक का मास कांस्टेंट था ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। तो इस केस में मेरा मतलब P एक्सटर्नल कांस्टेंट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नहीं मैम। बस फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला क्या था, माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P एक्सटर्नल dV, यही था। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन में गुरलीन, जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो माइनस पहले ही था, P एक्सटर्नल भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, dV। लिमिट क्या है, V1 से V2, ठीक है। तो जब मैं इस लिमिट को खोलूंगी तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस P एक्सटर्नल, अंदर क्या आएगा, V2 माइनस V1, तो ये आएगा इरिवर्सिबल के लिए वर्क का फॉर्मूला। चेक करो कोई दिक्कत है तो, कुछ भी नहीं किया मैंने। इरिवर्सिबल में मुझे पता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो लिमिट किस पे लगेगी, सिर्फ और सिर्फ डीवी पे। तो लिमिट कैसे लगती है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मेरे पास क्या है, वॉल्यूम V2, इनिशियल क्या है V1, तो W क्या आ गया, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। है किसी को कोई दिक्कत, नो मैम। तनिष्का? No, ma'am. ग्राफ चेक करो, अगर कोई तुम्हें कहे प्रेशर वर्सेस बनाओ इसमें वॉल्यूम, तो क्या होगा ग्राफ, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है ना, तो हाँ जी अगर मेरा मैम। V1 मेरा मान लो ये पोजीशन है, V2 मेरी ये पोजीशन है, तो एरिया अंडर द कर्व ये ग्राफ होगा मेरा P वर्सेस V का।
ठीक है, पहले V1, पहले पिस्टल मेरा यहाँ पे था तो वॉल्यूम V1 था ये वाला, फिर पिस्टल मेरा यहाँ पे आया वॉल्यूम V2 हो गया, तो एरिया अंडर द कर्व, जो ये एरिया इसके अंदर आएगा वो क्या बताएगा मेरे को, P वर्सेस V। देखो चेक करो, इस 1 मिनट मैं इसको बड़ी करती हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, ये इरिवर्सिबल का है। अब रिवर्सिबल पे आओ, रिवर्सिबल को देखो अब कैसे करेंगे रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का केस है, रिवर्सिबल में क्या होगा, अब हमारा P एक्सटर्नल नॉन कांस्टेंट, रिवर्सिबल में P एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं होता, तो कांस्टेंट नहीं है तो मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना। और W मेरे पास फॉर्मूला क्या है W का, -V1 V2 P एक्सटर्नल dV, यही था। और आइडियल गैस के केस में देखो क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो P यहां से क्या निकलेगा, nRT/V, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो W क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2, P की जगह आ जाएगा nRT/V dV। यहां तक किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप में? रिवर्सिबल के केस में P कांस्टेंट नहीं है तो P अंदर ही रहेगा, P की अकॉर्डिंग टू P हमने आइडियल गैस इक्वेशन से P निकाला, वो आएगा nRT/V, वो वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब तुम्हें पता है W इज इक्वल टू -nRT, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, बाहर V1 से V2, अंदर कौन बचा, dV/V। ये स्टेप किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? नहीं मैम। nRT तीनों कांस्टेंट हो गई, ये वैल्यू बाहर आ गई, dV/V अंदर बच गया। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैथ वाले को पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग लेके, तो W इज इक्वल टू -nRT, इसको मैं लिख सकती हूँ गुरलीन, अगर हमारा डिवाइड में हो ऐसे करके तो हम उसको लिखते हैं log V2 माइनस log V1, इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही सोल्व करते हैं गुरलीन। आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा कि जब भी इंटीग्रेशन होता है ऐसे dV/V, तो उसको हम लिखते हैं log V2, मतलब फाइनल log लगाना है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, log V2 माइनस log V1। गुरलीन ये स्टेप समझ में आया? हाँ जी मैम, फिजिक्स वाले मैम ने करवाया था। बस ठीक है। उसके बाद देखो, मतलब हमारे पास दो फॉर्मूलाज हो गए, कौन कौन से फॉर्मूला हुए बताएगा कोई? एक तो आया W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, एक आया W इज इक्वल टू माइनस nRT log V2/V1। ये दो फॉर्मूला है, ये आया किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, और ये आया किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट, यस मैम। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये साइन कन्वेंशन ऑलरेडी बता रखा है मैंने, ये अभी भी बताया दोबारा से। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब अगर गैस प्रेशर लगा रही है, गैस प्रेशर लगा रही है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मतलब जो V2 होगा वो ज्यादा होगा V1 से, तो डेल्टा V, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। और जब भी सिस्टम वर्क करता है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। उल्टा देखो, अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा, वॉल्यूम घटेगा मतलब V2 ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा V2 से, ठीक है। और W क्या होगा, हम वर्क कर रहे हैं किस पे, सिस्टम पे, तो ऑन द सिस्टम जब वर्क होता है तो वो क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, जब भी सिस्टम पर वर्क होगा तो पॉजिटिव रहेगा, जब सिस्टम के द्वारा वर्क होगा या बाय द सिस्टम होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। है इस साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत?
नो मैम। यूनिट्स देख लो वर्क के, क्या होंगे यूनिट्स वर्क के? क्या यूनिट होते हैं वर्क के? वॉल्यूम और प्रेशर होता है वर्क। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम है यहाँ पे, देखो फॉर्मूला में। तो प्रेशर क्या है हमारे पास? प्रेशर का वर्क क्या होता है एटमॉस्फेरिक में, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर। तो लीटर इनटू वॉल्यूम हो सकता है, या क्या हो सकता है? जाउल हो सकता है। ठीक है, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में भी हो सकता है। और प्रेशर के यूनिट एक और होते हैं पास्कल, इसको बोलते हैं पास्कल। ठीक है, तो जब ये ऐसे ध्यान रखना इसको, जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, तो वर्क के यूनिट होंगे ये। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, तो वर्क होगा जाउल में। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है पर प्रेशर पास्कल में है, तो भी यूनिट होगा जाउल, वर्क का यूनिट होगा जाउल। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट गलत करके न्यूमेरिकल गलत कर दोगे। और ये भी याद रखना, एक एटमॉस्फेयर लीटर किसके इक्वल होता है? इतने जाउल के। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़े, कन्वर्जन आने चाहिए, बहुत जरूरी है। एक एटमॉस्फेयर लीटर 101.3 जाउल के इक्वल होता है, और एक कैलोरी 4.18 जाउल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलूं आगे? हाँ जी मैम। ये देखो, अब मैंने ये सारे फॉर्मूलाज लिख दिए इकट्ठे। देखो अब इनको ध्यान से, अभी किए हैं हमने ये सारे। देखो, सबसे पहले ये हमने मेन निकाला कि W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी होगा। इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। और रिवर्सिबल के लिए क्या होगा? P, ये तो सेम ही होगा ना रिवर्सिबल के लिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला तो देखो सेम ही है। बट अगर गैस मेरे पास आइडियल है, तो एनआरटी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, तो क्या आया था फॉर्मूला हमारे पास? log V2 बाय V1। ये आइडियल गैस के V1। केस में है। ठीक है, और देखो ये भी गुरलीन, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मुझे नहीं पता, log बेस ई, अगर log बेस ई को हमने log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2.303। दोबारा, जो ये फॉर्मूला है इसमें बेस हमारा ई है, तो log बेस ई को जब हम log 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.303। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस 2.303 एनआरटी एज इट इज log V2 बाय V1। ये स्टेप समझ में आया गुरलीन? क्योंकि बायो वालों को समझना जरूरी है, वो तो समझ जाएंगे मैथ वाले। आ गया मैम। ठीक है, और ये तो मैंने वॉल्यूम की टर्म में लिखा है। अगर मैंने इसको प्रेशर की टर्म में लिखना है, तो क्या लिखूंगी? log P1 बाय P2। P2। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर V2 बाय V1 है, बट प्रेशर के केस में ऊपर P1 आएगा। ये गलती कर देते हैं बच्चे, ऊपर P2 लगा देते हैं, ऊपर P1 आएगा, ये उल्टा होता है इसमें, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे V2 बाय V1 है, तो नीचे P1 बाय P2 है। अगर प्रेशर की टर्म में लिख रहे हो, तो P1 बाय P2 आएगा, नॉट P2 बाय P1। ठीक है, उसके बाद ये समरी चेक करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग भी। एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये इस टेबल पे। कैसे? देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे पास। आइसोथर्मल मतलब टी कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी जीरो। ठीक है, डेल्टा टी जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो, ये होगा। अब तुम्हें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? Q प्लस W। अगर डेल्टा जी जीरो है, तो इसमें जीरो पुट करो, तो क्या होगा? Q प्लस W। तो Q को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ W लिख सकती हूँ ना? तो यही तो लिखा हुआ है इन्होंने कि आइसोथर्मल के केस में डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, और हीट किसके बराबर होगी? माइनस ऑफ W के। क्लियर है? यस मैम। दूसरा है आइसोबारिक। आइसोबारिक के केस में अब क्या होगा? ये अपन ने पढ़ ही लिया, डेल्टा पी जीरो। आइसोकोरिक के केस में क्या होगा? डेल्टा वी जीरो। वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा,
वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब ना तो गैस प्रेशर लगा रही है ना ही हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब दोनों में से कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा तो वर्क भी जीरो, वर्क होगा ही नहीं। तो जब मैं इसमें वर्क W0 पुट करूंगी तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के। यही तो लिखा हुआ है इन्होंने। दोबारा देखो, आइसोकोरिक के केस में चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब ना तो प्रेशर बाहर से लग रहा है ना ही प्रेशर अंदर से लग रहा है। तो जब दोनों तरफ से प्रेशर कहीं से भी नहीं लग रहा तो वर्क उस केस में क्या होगा, जीरो। वर्क जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर मैं डब्ल्यू की वैल्यू जीरो पुट करूं तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू क्यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर, ये चीज भी, तीसरा भी क्लियर है। यस मैम। लास्ट देखो एडियाबैटिक, क्या था एडियाबैटिक, कौन बताएगा। किसमें जिसमें चेंज जीरो ट्रांसफर होता ऑफ है, हीट होती है इसमें हीट में। ट्रांसफर ऑफ हीट होती है या नहीं होती। मैम होती है, नहीं होती। नहीं होती। मैंने तुम्हें कौन सा एग्जांपल दिया था, याद है, थर्मस का एग्जांपल दिया था ना। तो थर्मस में ट्रांसफर ऑफ हीट, थर्मस की जो बोतल होती है जिसमें हम गर्म पानी रखते हैं, उसमें हीट का ट्रांसफर बाहर नहीं होता, सिर्फ मैटर का ट्रांसफर होता है। जब मैटर का ट्रांसफर हो, हीट का ट्रांसफर ना हो, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, मतलब क्यू क्या है मेरे पास, जीरो। तो पुट करो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यही आ जाएगा क्योंकि क्यू की वैल्यू जीरो है। तो एडियाबैटिक के केस में इंटरनल एनर्जी वर्क के इक्वल होती है क्योंकि उस केस में क्यू जीरो होता है। अब देखो, इसको टेबल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये टेबल तुम इजिली खुद से क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि उसमें क्या है। ठीक है, जैसे मैं कहूं आइसोथर्मल, तो तुम्हें पता है आइसोथर्मल के केस में मैम चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, फॉर्मूला में पुट कर लो इंटरनल एनर्जी जीरो करके, तो क्या होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। बारीक का केस है तो तुम्हें पता है प्रेशर का चेंज जीरो होता है। कोरिक का केस है तो वॉल्यूम में चेंज जीरो हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज मतलब वर्क जीरो हो रहा है, तो इसमें वर्क जीरो पुट करोगे तो डेल्टा यू, अगर मैं ये जीरो पुट करूंगी तो डेल्टा यू क्यू के बराबर आ जाएगा। एडियाबैटिक में तुम्हें पता है कि हाँ मैम क्यू जीरो होता है, तो क्यू जीरो होता है तो दैट मीन्स क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ये, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, इसको रट्टा मारने की जरूरत है क्या। क्लियर है। हाँ जी मैम। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टेबल पे। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस मैम। चलो अब छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं, बिल्कुल ही उसको समझना। एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है कि इट रिप्रेजेंट द नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पास कितनी हीट है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। एच से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है यू प्लस पीवी, यू प्लस पीवी। ठीक है, मतलब अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोलूं तो जब भी मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूं किसी सिस्टम को, जब भी मैं किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रही हूं, क्या कांस्टेंट लेके, पी को कांस्टेंट लेके, तो उस केस में उसको बोलेंगे एंथैल्पी, उस हीट को बोलेंगे एंथैल्पी। आई रिपीट, ध्यान से सुनो, जब भी मैं किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रही हूं लेकिन मैंने कांस्टेंट प्रेशर लगाया है, तो उस केस में उस हीट को बोलेंगे एंथैल्पी। क्लियर है। तो मतलब जब कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सिस्टम को हीट दी जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, और एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखो मैंने तुम्हें बोला है अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी के आगे मैंने डेल्टा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पी मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब तुम्हें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, तो पी डेल्टा वी क्या होगा, एनआरटी के इक्वल होगा। तो पी डेल्टा वी की जगह मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू
एक मिनट, प्लस NRT, ये NG लिखती हूँ उसको, ये किसी को समझ ना आया हो तो बताओ जरा। H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी बोला है, सबके साथ मैंने डेल्टा लगा दिया, पी के साथ नहीं लगाया क्योंकि पी मैंने कांस्टेंट लिया है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, उसकी जगह मैंने पुट कर दी वैल्यू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की जगह एनआरटी। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अब अगर क्वेश्चन में तुम्हें इंटरनल एनर्जी पता है, टेम्परेचर पता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो डेल्टा एच निकाल सकते हो ना। एनजी कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। कौन डिस्टर्ब कर रहा है बीच में? अपना माइक बंद रखो, जब कुछ कहना हो तब फोन करना। डेल्टा एनजी आर टी, ठीक है। एनजी कैसे निकालते हैं बताया था ना, कैसे बताया था कैसे करना है, एनजी की वैल्यू कैसे निकालनी है। प्रोडक्ट में जितने गैस, जो प्रोडक्ट में गैस की स्टोकोमेट्री है उसको ऐड करो, माइनस में जो रिएक्टेंट की गैस की स्टोकोमेट्री है उसको ऐड करो। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में गैस की स्टोकोमेट्री क्या है, सी प्लस डी, सी प्लस डी है, तो सी प्लस डी माइनस यहाँ पे स्टोकोमेट्री क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, ऐसे निकालते हैं डेल्टा एनजी की वैल्यू। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पहले हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो जस्ट वैल्यूज पुट करो सारी की सारी और चेंज इन एंथैल्पी निकाल लो। है किसी को कोई दिक्कत? देखो इसको दोबारा से, ये वाला भी मैंने ये साइड में किया हुआ है, ये दोबारा करा था यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए। चेक करो एक बार इसको फटाफट से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक मिनट, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वो वाला जो मैंने डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस वीवी वो साइड में लिख रखा है ब्रैकेट में, वो तुम्हें वहां से पता चल जाएगा। समझ में आई एंथैल्पी है क्या? यस मैम। अगला है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम लिखते हैं राजेश सी से, सी से लिखते हैं हम इसको। ठीक है क्या? ध्यान से इसकी डेफिनेशन पढ़ो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक मिनट, देखो हीट कैपेसिटी सी से लिखते हैं हम इसको, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट मुझे उसको देनी पड़ेगी, दैट इज हीट कैपेसिटी। आई रिपीट, हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम का जितनी अमाउंट ऑफ हीट मुझे चाहिए उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन समझ में आई? हाँ जी समझ मैम। में आई डेफिनेशन? अब देखो एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव, कौन बताएगा मुझे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, वही होती है ना। बताओ एक्सटेंसिव मैम जो प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड करती है। जो मास पर डिपेंड करती है। तनिष्का यस मैम। देख लो, दोबारा सोच लो एक बार। यस मैम, वो करती है मास पे डिपेंड। सिमोन, मैम करती है।
करती है कि नहीं करती? करती है ना? बताओ करती है कि नहीं करती करते हैं गुरलीन? मैम। मैम करती है। करती है। तो हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और देखो अब मैं सी को क्या लिखूं? देखो सी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। कैसे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हीट को मैं किससे लिख रही हूं? क्यू से। क्या बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो टी से। तो सी क्या होगा? Q अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैंने यहां से Q की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो हीट की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? सी डेल्टा टी। तो यूनिट कैसे लिखोगे? यूनिट क्या होंगे? एनर्जी है, हीट है, हीट के यूनिट क्या होते हैं? जाउल। और टेम्परेचर के यूनिट सेंटीग्रेड या केल्विन, तो यूनिट क्या होंगे? जाउल पर केल्विन। बताओ किसी को दिक्कत? नो मैम। बहुत आसान सी टर्म्स हैं, बस जस्ट डेफिनेशंस को थोड़ा सा समझो दिमाग लगा के, इजीली समझ में आएंगी। ठीक है। अगला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। यहां पे मैंने सब्सटेंस का अमाउंट भी फिक्स कर दिया है। किसी 1 किलोग्राम सब्सटेंस के अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को मुझे बढ़ाना है तो मुझे तब कितनी हीट देनी पड़ेगी? वो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा सुन लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? 1 kg सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी मुझे हीट देनी पड़ रही है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीन देखो पढ़ी, एक मैंने पढ़ी है एंथैल्पी, जितनी हीट उसके पास है सिस्टम के पास, वो एंथैल्पी है। हीट कैपेसिटी क्या है? सिस्टम के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी, वो हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक आ गया ना उसके आगे। तो स्पेसिफिक यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी फिक्स कर दिया कि सब्सटेंस का 1 kg अमाउंट ही होना चाहिए, और अगर उस 1 kg सब्सटेंस की मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो वहां मेरे को हीट कितनी चाहिए? वो मेरे पास क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? यस मैम। फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसका? सोचो, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो कैसे बनाया है, समझ में आया? मैम उसमें मास ऐड किया है आपने। बस। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे मास फिक्स कर दिया है अमाउंट का, कितना? 1 kg, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मास ऐड करना पड़ा। ठीक है। तो एस एस से लिखते हैं इसको, Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू मैंने निकाल दी। यूनिट क्या होंगे अब? यहाँ पे मास का यूनिट आ जाएगा, साथ में क्या आएगा? kg। बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, यस इसका मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट देखो, मोलर हीट कैपेसिटी। अब तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इसमें? तुम खुद से बताओ डेफिनेशन में क्या होगा। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? अब मोलर वर्ड रख दिया, अब सब्सटेंस मुझे कितना लेना है? 1 मोल। तो 1 मोल 1 मोल। सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी हीट चाहिए? तो वो क्या होगी? मोलर हीट कैपेसिटी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। अगर तो मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो वहां पे मास लेना है 1 kg। 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? अगर 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए? वो क्या होगी? मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे क्या आएंगे नीचे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे लिखते हैं? एन से। तो यूनिट में भी क्या जुड़ जाएगा? एन। एन का यूनिट मतलब यूनिट क्या होंगे? मोल साथ में जुड़ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? है कोई दिक्कत? नहीं मैम। अब देखो रिलेशन मोलर हीट कैपेसिटी और
मोलर हीट कैपेसिटी जिसको मैं लिख रही हूँ सीएम से, है ना। और अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी? वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम को लिखना है सीवी, ठीक है। तो सीवी मोलर हीट कैपेसिटी मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी? देखो सीवी मेरे पास क्या है, Q अपॉन एन डेल्टा टी, ये भी हमने पढ़ा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहां पे मैंने वी लगा दिया यार, कुछ नहीं किया, वी लगा दिया, ठीक है। तो क्यू वी किसके इक्वल होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किसके इक्वल होती है? बताओ, अभी तो हमने पीछे पढ़ा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किसके इक्वल होती है? डेल्टा वॉल्यूम यू। कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू के, है ना। तो वही तो मैंने पुट किया यहाँ पे, क्यूवी की जगह पुट कर दो डेल्टा यू, तो क्या बन जाएगा? सीवी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो सीपी, बस सीवी की जगह सीपी पुट कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी यस मैम। मैम। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी ये तुम्हें याद रखना है। फॉर न्यूमेरिकल सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, और सीपी बाय सीवी ये एक रेशो है, इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जस्ट फॉर्मूला चाहिए। पॉइजन्स रेशो जिसको हम लिखते हैं गामा से, पॉइजन्स रेशो गामा से लिखते हैं, ये होता है सीपी अपॉन सीवी, बस जस्ट तुम्हें याद रखना है। और रिलेशन, अगर रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, इस रिलेशन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस, ठीक है। यहां तक कर लोगे? हाँ जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पेज का फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया मैम।